हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सा न्यूज़ लेके आ गई हूँ। आप लोग जिसका वेट कर रहे थे वो न्यूज़ ऑलरेडी आ चुका है, आप लोगों ने देख लिया होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने अपना CN नंबर 4 2024 का रिक्रूटमेंट, पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट जो है वो रिलीज कर दिया है। और शॉर्ट नोटिस आप लोगों ने देख लिया होगा, शॉर्ट नोटिस ऑलरेडी आ चुका था और आज जो है पूरा फुल नोटिस आ गया है। चलिए इसको विस्तार में समझते हैं। तो पूरा एक लंबा सा एक 40 पेज का एक लिस्ट है जिसको मैं पढ़ रही थी। तो एक एक करके थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि आप लोग एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए या फिर नहीं। थोड़ा सा इस चीज पे गौर कीजिएगा कि आप लोग क्वालिफिकेशन आप लोगों का सही है कि नहीं, आप लोगों का एनुअल इनकम से आप लोग EWS भर सकते हो या फिर नहीं, या फिर आप लोगों का एक्सपीरियंस इसमें मांगा है कि नहीं, सैलरी कितना है, कौन से पोस्ट में आप लोग डाल सकते हो, क्या आप लोग मल्टीपल पोस्ट के लिए डाल सकते हो। चलिए इस वीडियो में आज देखते हैं। बट बिफोर दैट, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी एक नया अपडेट आता है मैं आप लोगों को जल्दी आके पहुंचा दूंगी। ठीक है, तो ये आप लोग देख रहे हो जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन। आप लोग अगर रेलवे वाले साइट पे गए होगे, आप लोगों को पता होगा वहीं पे लिखा होता है CEN। तो CEN का मतलब होता है सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन। और इस बार 2024 में CEN नंबर 4 जारी किया गया है। ये आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छे से पूरा ये। तो इसमें क्या क्या लिखा है चलो देखते हैं। ये सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस 4/2024 का स्टेजेस क्या क्या है। ओपनिंग डेट जो है सबसे इंपॉर्टेंट, ओपनिंग डेट जो है 17/8/2024 को, यानी कि इस महीने 17 डेट से एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा, अप्लाई करना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग अगर चाहते हो उसमें बिल्कुल भर सकते हो। नेक्स्ट आप लोगों का इंपॉर्टेंट डेट क्या है, क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ फी आप लोगों को देना होता है। आगे आप लोगों को मिल जाएगा कि कितना फी आप लोगों को देना होता है। क्लोजिंग डेट कितना है 16/9/2024, यानी सितंबर 16 तक इसका लास्ट डेट है। इसी के अंदर एक महीने के अंदर में आप लोगों को भरना होगा पूरा। तो अगर आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन है, देन आप लोग इसे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लिखा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जामिनेशन में ये नहीं देता है। डेट्स फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शंस एंड एप्लीकेशन फॉर्म विथ पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फी। यानी अगर आप लोग कोई भी चेंज करना चाहते हो, आप लोगों ने अप्लाई कर लिया लेकिन पता चला बाद में आप लोगों ने कुछ गलत, बिकॉज ऐसा होता है जनरली। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट डिलीट करते हैं फिर से करते हैं। तो इसने ना मॉडिफिकेशन का एक अलग वाला ऑप्शन दिया है, बहुत ही अच्छा किया है। मॉडिफिकेशन अगर आप लोग कुछ करना चाहते हो, कुछ करेक्शन अगर आप लोग इस पे करना चाहते हो, तो आप लोग बिल्कुल क्या कर सकते हो, एक मॉडिफिकेशन फी 250 रुपीज़ का, आगे हम लोग देखने वाले हैं, 250 रुपीज़ का एक मॉडिफिकेशन फी देके आप लोग जितना करेक्शन करोगे, सपोज अपने नाम में आप लोगों ने चेंज करना है, ठीक है, 250 देके आप लोगों ने नाम चेंज कर दिया, नाम का थोड़ा सा जो भी चेंज करना था, फिर आप लोगों को और कुछ अगर चेंज करना है तो आप लोगों को फिर से 250 रुपीज़ देना होगा। ठीक है, ऐसा ही किया है। तो उसका डेट है 17 से लेके 26 सितंबर तक। आ गया समझ में सब लोगों को? ठीक है, और आप लोगों को ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, नो पोस्टल नो ऑफलाइन मोड। ठीक है, ऑनलाइन आप लोगों को अप्लाई करना है बाय 16/9 और 23, यानी कि 12 बजे तक आप लोगों का लास्ट डेट है। ठीक है, 12 बजे से 1 मिनट पहले आप लोग देख सकते हो जैसे कि। ठीक है, उस दिन तक आप लोगों को किसी को वेट नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए और आगे क्या दिया गया है देखते हैं। कितना पोस्ट है, कहाँ पे, वो सब तो आगे देखेंगे। कौन सा वैकेंसीज है आप लोगों ने इसे शॉर्ट नोटिस में देख लिया होगा। डाइटिशियन, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, डेंटल हाइजीनिस्ट, डायलिसिस टेक्नीशियन, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रुप 3। ठीक है, ग्रेड 3, लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट, परफ्यूजनिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट एज वेल एज occupational therapist, cath laboratory technician, pharmacist, radiographer, speech therapist, cardiac technician, optometrist, ECG technician, lab assistant grade 2, field worker। यानी पूरा आप लोगों को 20 फील्ड में आप लोगों को वैकेंसी दिया गया है। सबका पे लेवल इधर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, सबका पे लेवल, डाइटिशियन का, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का 777 और टोटल वैकेंसीज कितने हैं। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे डाइटिशियन का 5 है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का 713 है, एज वेल एज यहीं पे मेन इंपॉर्टेंट हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3 का है 126। क्या इसके क्वालिफिकेशन से हम लोग देखने वाले हैं।
नेक्स्ट इज लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट, जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे थे। कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसमें डीएमएलटी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, कितना एज होना चाहिए, आगे देखेंगे। तो लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। B1 लेवल का पे स्केल है 35,400 बेसिक पे। एज आप लोगों को होना चाहिए 18 से 36 एज के बीच में। और आप लोगों को आगे दे दिया गया है कितने एज से लेकर कितने एज तक, कौन से डेट तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो, अगर आप लोगों का बर्थ ईयर या फिर बर्थ मंथ या फिर बर्थ डेट कितना होता है, आगे है वो पूरा नोटिफिकेशन। आप लोग 40 पेज का देख रहे हो ना, पूरा इन डिटेल आप लोग ये नोटिफिकेशन पढ़ के और कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। और टोटल 27 पोस्ट है ऑल इंडिया में, कौन से जगह पे है वो भी आगे दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद और किसमें आप लोग, यहीं पे लेबोरेटरी असिस्टेंट है, सॉरी लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट है, जिसमें आप लोगों को कितना पोस्ट मिल गया, 27 पोस्ट मिल चुका है, ठीक है। एंड नेक्स्ट चीज आप लोगों का और किसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो, लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2, ठीक है। लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2, इसमें आप लोगों का क्या दिया गया है, ये भी B1 लेवल का पे स्केल है, लेकिन सैलरी जो है उसमें 35,400 था और इसमें 21,700 है। कितना पोस्ट है इसका, 94, यानी 100 तक, ठीक है। लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द रीजन, आप लोग कौन से रीजन में डालने वाले हो दैट वेरीज, ठीक है। उसी हिसाब से स्टूडेंट से डिवाइड हो जाएंगे, बिकॉज एक स्टूडेंट सिर्फ एक ही अप्लाई कर सकता है, ठीक है। वो क्या है आगे देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्या और दिया गया है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल गया। और इंस्ट्रक्शंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इंस्ट्रक्शंस होता है, इजन पूरा ऑनलाइन एप्लीकेशन का पूरा आप लोगों को फिलअप करने से पहले पूरा पढ़ना होगा इसमें, ठीक है। एजुकेशनल, टेक्निकल, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, आप लोग जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो सब कुछ आप लोगों के पास है या फिर नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इधर देख लो, आप लोगों को क्या दिया गया है, candidates waiting for final results of prescribed educational, technical, professional qualifications are not eligible to apply। हो गया, इंटरेस्ट खत्म हो गया, पता था मुझे। जो लोग वेट कर रहे हैं कि इनका सर्टिफिकेट आ जाए, जो लोग वेट कर रहे हैं इस साल उनका ख़त्म हो जाएगा, जो लोग वेट कर रहे हैं कि मार्क्स अपडेट हो जाएंगे, दे आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। यस आई नो, ये सेंटेंस से आप बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो पता चल गया होगा कि दे आर इनएलिजिबल टू अप्लाई, बट ये दिया गया है ऑनलाइन फॉर्म में, तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। वी शुड ओबे द रूल्स, राइट। वी आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आप लोगों का सर्टिफिकेट आ चुका है देन ओनली यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, और वो भी नहीं, और भी क्राइटेरिया है, आगे देखते हैं चलो। तो उसमें क्या दिया गया है नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी प्रोविजनल बेस्ड ऑन डिटेल्स फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन में जैसे कि आप लोग जो भी भरोगे वही फाइनल होगा, ठीक है। उसी हिसाब से आप लोगों का सिलेक्शन वट जो भी, ठीक है। एलिजिबिलिटी अगर उसमें कुछ गलत आप लोगों ने दे दिया और बाद में ये पता चल गया देन यू आर डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। और ऐसा नहीं कि ये वाले एग्जामिनेशन से आगे आरआरबी का जो भी एग्जामिनेशन होगा उससे आप लोग डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। और बाकी सारे आप लोगों का एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का, एज का, कास्ट का, कैटेगरी का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे लेके आ जाओगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या क्या दिया गया है, चलो देखो। क्रूशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ SC ST OBC EWS, और इसमें नया कार्ड किया है जो EBC क्या है आगे देखेंगे, क्योंकि EWS और EBC दोनों को डिफरेंशिएट किया है, डिफरेंट किया है, ठीक है। दोनों डिफरेंट कैटेगरी में आ रहे हैं। और एनी अदर बेनिफिट, फी कंसेशन हो सकता है, ठीक है। फी कंसेशन है, रिजर्वेशन, एज रिलैक्सेशन वेयर नॉट स्पेसिफाइड अदरवाइज विल बी क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस अगेंस्ट द CN। जो आप लोगों का ये जो ऑनलाइन अप्लाई है, आप लोग ये जो इम्पोर्टेंट डेट है, आप लोग अगर कोई भी कास्ट कैटेगरी के लिए अगर आप लोग फी कंसेशन कर रहे हो तो आप लोग स्पेसिफिकेशन करना होगा कि कौन से एक लिस्ट के लिए आप लोग एज के लिए रिलैक्सेशन मांग रहे हो, आप लोग कास्ट के लिए फी कंसेशन मांग रहे हो, तो ये पूरा आप लोगों का करना होगा, देखना होगा स्पेसिफिकली आप लोग एक ही चीज़ के लिए फी कंसेशन ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज मेडिकल फिटनेस है। Candidates must ensure that they fulfill the prescribed medical standards for the post they are opting for. Candidates who are found medically unsuitable, and इसमें क्या दिया गया है, आप लोगों को CBT एग्जाम तो होगा ही, उसके बाद मेडिकल फिटनेस का भी एग्जाम होगा, उसमें भी आप लोगों का
आई विजन आप लोगों का कितना है वो भी रेंज इसमें ही दे दिया गया है कि इतना रेंज के बीच में अगर होगा देन यू आर क्वालिफाइड। मतलब पूरा छोटी से छोटी चीज़ को इन्होंने ध्यान रखा है, ठीक है। पूरा एकदम स्ट्रांग लोगों को लेंगे विथ टैलेंट, है ना। Candidates who are found medically unsuitable for the opted post shall not be given any alternative appointment। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों ने लैब सुपरिटेंडेंट वाला एग्जाम क्लियर कर लिया है और ये एग्जाम क्लियर करने के बाद आप लोगों का मेडिकल फिटनेस पर आप लोगों को अनसुइटेबल माना गया है फिटनेस में, तो आप लोग सोच रहे हो कि नहीं लैब सुपरिटेंडेंट का तो नहीं हुआ, लैब असिस्टेंट का मुझे दे देंगे, नहीं। तो अगर आप लोगों ने अगर किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, इसमें आप लोग क्वालिफाई किए हो और उसके बाद आप लोग मेडिकल फिटनेस में अगर आप लोग रिजेक्ट हो जाते हो देन यू आर नॉट गिवन एनी चांस फॉर एनी अल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट, यू आर ओनली रिजेक्टेड। ओके, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। एज लिमिट as on 1/1/2025 2025 तक का एज दे दिया गया है। लोअर एंड अपर एज लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर ईच पोस्ट आर इंडिकेटेड एट पारा 5.1। हम लोग देखने वाले हैं आगे, डोंट वरी अबाउट दैट, रिलैक्सेशन का सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट थिंग इज सिलेक्शन ऑफ आरआरबी एंड preferences for the post, RRB wise and railway wise vacancies indicated in this CEN are provisional and they may increase or decrease as per the requirement of railway administration concerned। ये सारे एग्जामिनेशन में लिखा होता है, तो डोंट वरी अबाउट दैट की इंक्रीज डिक्रीज वट एवर द थिंग्स may be। Candidates can choose only one RRB and indicate their preferences for railway zones and post categories notified for which the candidate is interested to apply and eligible। Provisional and candidates can choose only one RRB and indicate their preference। आप लोग चाहते हो कि मैं अभी भुवनेश्वर का डाल दी हूँ, अभी कोलकाता का भी डाल दूंगी, अभी अहमदाबाद का भी डाल दूंगी, मैं मुंबई का भी डाल दूंगी, ऐसा नहीं। यू हैव टू चूज ओनली वन प्रेफरेंस फॉर रेलवे जोन्स, ठीक है। रेलवे जोन्स के लिए आप लोगों को प्रेफरेंस मिलेंगे एक ही। एंड पोस्ट और कैटेगरीज नोटिफाइड। Candidates with partial options will be considered only for the specific railway zones। नेक्स्ट थिंग आप लोगों को क्या दिया है, कैंडिडेट्स मस्ट हैव देयर ओन एक्टिव मोबाइल नंबर। जो भी मोबाइल नंबर आप लोग दे रहे हो वो एक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब पापा का दे दिया, मम्मी का दे दिया, वो बंद पड़ा है, उसमें OTP नहीं आ रहा, उसमें मैसेज नहीं आ रहा, ऐसा नहीं करना है। एक्टिव मोबाइल नंबर अपना देना है। वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, लोग पर्सनल नंबर सबके पास फ़ोन है, सब लोग मोबाइल नंबर अच्छे से दे तो देते हैं, लेकिन ईमेल आईडी, वैलिड ईमेल आईडी सब लोगों के पास अभी तक भी नहीं है। तो जो लोगों के पास अभी तक नहीं है, जो भी न्यू स्टूडेंट्स, फ्रेशर, यंग स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को मैं बता दूँ अपना एक वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी रखिए अपने पास, जो कि कम्युनिकेशन के लिए हेल्पफुल होगा ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट, ठीक है। क्योंकि ऑल द कम्युनिकेशंस विल बी ऑन email and also on the mobile number। Next is during the online application, candidates will be asked to create an account। Candidates are advised to fill the details required for account creation with utmost care, of course, as corrections of any kind will not be permitted once the account is created। सभी स्टूडेंट्स अच्छे से ध्यान से सुन ले, जान ले। once you created your account, तो उसके बाद आप लोगों को कोई भी करेक्शंस करने का परमिशन नहीं है। यस, इसीलिए अकाउंट क्रिएट करने से पहले 10 बार देख लें, सोच ले, एनालिसिस कर ले, पढ़ ले, उसके बाद ही जाके अकाउंट क्रिएट करें। ओके, उसके बाद डिटेल्स फिल्ड इन क्रिएट अकाउंट फॉर्म इंक्लूडिंग मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी कैन नॉट बी मॉडिफाइड। गाइज, ये दो चीज़ मॉडिफाइड नहीं हो सकता है, ठीक है। एट एनी स्टेज वंस द अकाउंट इज क्रिएटेड, यानी आप लोगों का जो अकाउंट क्रिएशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग पूरा टाइम निकाल के पहले अकाउंट क्रिएट करें आरआरबी में, उसके बाद जाके आप लोग अप्लाई करोगे, ठीक है। आई बात समझ में। नेक्स्ट थिंग इज आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट्स इफ ए कैंडिडेट विश टू फर्दर मॉडिफाई, ठीक है, change or correct any detail except details filled in create account form including email ID and mobile number chosen RRB, she may do by paying a modification fee of 250 रुपीज़। अभी बता रही थी ना स्टार्टिंग में, नॉन रिफंडेबल, लेकिन आप लोग सोच रहे हो कि मतलब 250 दे के चेंज कर लेंगे, उसके बाद उसको रिफंड कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर ईच ओकेजन
17 से लेके 26 तक अगर आप लोगों को फिर से कोई एक भी चेंज करना हो, वो एक ही चेंज के लिए आप लोगों को करना होगा 250 रुपीज़ पेमेंट। लेकिन वो भी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। इस पे अपना अकाउंट पे आप लोग कुछ नहीं कर सकते। जो आप लोग अप्लाई कर रहे हो, ऑनलाइन अप्लाई जो कर रहे हो, उस पे जाके आप लोग अगर थोड़ा चेंज करना होगा, अप्लाई में कुछ आप लोगों ने गलत जगह दे दिया है पोस्टिंग का, या फिर आप लोगों ने पोस्ट चूज कर लिया है कुछ डिफरेंट सा, ठीक है, उसमें आप लोग 250 रुपीज़ देके चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट और क्या दिया गया है, आफ्टर 26 September 2024, RRB shall not entertain any representation for modification of the information furnished in the application. एप्लीकेशन में अगर आप 26 के बाद 26 सितंबर के बाद कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो पाएगा। ओके, समझ में आ गया सब लोगों को? कितना शॉर्ट लिस्ट होंगे कैंडिडेट, ये सवाल आ रहा है ना। मतलब जैसे कि लेता है सपोज 25 पोस्ट है, 50 पोस्ट ले लेता है, फिर उसके बाद वेरिफिकेशन बाद 25 लोगों को कट करता है। नहीं, ऐसा हट करने वाला रेलवे हमारा नहीं है। हमारा रेलवे है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी डन RRB वाइज एट द रेट ऑफ 1:1 रेशियो। यानी अगर लैब सुपरिटेंडेंट का 27 पोस्ट है, 27 स्टूडेंट्स ही लिए जाएंगे फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, नो मोर देन दैट, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, नहीं सिलेक्शन हो गया तो आप लोगों को ऐसे ही ऐसे ही झूठे दिलासे देके आप लोगों को वो लेने नहीं वाले हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग इज इट विल बी बेस्ड ऑन देयर मेरिट इन CBT। आप लोगों का फर्स्ट फेज 1 में CBT जो है उसका सिलेबस आगे तो दिया गया है, हम लोग देखेंगे, और आप लोग पहले से भी देख चुके हो, है ना। आप लोग ऑलरेडी अपना क्या बोले हम अपना पूरा सिलेबस ख़त्म करने के लिए, मुझे पता है आप लोग प्रिपरेशन कर चुके होंगे। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स विल बी डन फॉर CBT हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट्स। कोई भी एग्जामिनेशन के लिए अगर मल्टीपल शिफ्ट्स हो रहा है, अभी जैसे कि हर एक एग्जामिनेशन में होता है, अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जाते हैं शिफ्ट में होता है, 10 से 1 के बीच में 2 से 5 तक अगर आप लोगों का टाइम 90 मिनट्स का क्वेश्चन है ऑफकोर्स, अगर आप लोगों का शिफ्ट वाइज क्वेश्चन हो रहा है, एग्जामिनेशन हो रहा है, देन नॉर्मलाइजेशन होगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है स्टूडेंट्स ना मतलब कंप्लेन करते हैं कि वो वाले शिफ्ट में ना अच्छे क्वेश्चन थे, ये वाले शिफ्ट में ना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। सब लोगों को लगता है सबका क्वेश्चन पेपर इजी है और हमारा क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट है, ऐसा तो सब लोगों को लगता है, सारे स्टूडेंट्स है, मुझे पता है बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो ये ना नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, तो आप लोग नॉर्मलाइजेशन को एग्री करते हो? कितने परसेंटेज ऑफ आप लोग इसमें एग्री करते हो, थोड़ा सा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स होगा विल बी डन फॉर CBT हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट्स। ऐसा नहीं कि जिसका एक ही शिफ्ट में हो गया उसका नॉर्मलाइजेशन होगा, मल्टीपल शिफ्ट्स में अगर एग्जामिनेशन हो रहे हैं देन ओनली नॉर्मलाइजेशन होगा। The shortlisted candidates for document verification shall be informed through official RRB websites as well as via SMS because active mobile number होना चाहिए, email ID valid होना चाहिए, to download their e-call letters for appearing document verification. Okay, negative marking important है, negative marking there will be negative marking of 1/3 हुआ, 1/3 यानी 0 पॉइंट कितना फॉर एवरी रॉन्ग आंसर इन CBT। ठीक है, तो अगर 3 क्वेश्चन आप लोग गलत करते हो तो आप लोगों को 1 मार्क कट हो जाएगा। नेक्स्ट चीज कौन सा चीज़ आप लोग लेने नहीं वाले हो, आप लोगों को पता है, तो आप लोग सारे एग्जामिनेशंस देते हो, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं लोगे, फोन्स, ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, लैपटॉप्स, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉचेस आर ऑल्सो नॉट अलाउड, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, हियरिंग एड्स, वॉलेट्स और पर्स, बेल्ट, शूज, मेटलिक वेयर्स और एनी स्टेशनरी आइटम्स लाइक पेन, पेंसिल्स आर नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द एग्जाम। ठीक है, ये सारी चीज़ें बैंड है। क्लॉक रूम अरेंजमेंट नहीं है, इसीलिए अगर आप लोग एग्जामिनेशन दे रहे हो तो आप लोग अपना फ़ोन, अपना ज्वेलरी वगैरह अगर आप लोगों के साथ कोई गया है या फिर गए हैं उनको भेजो, क्योंकि क्लॉक रूम अरेंजमेंट नहीं है। रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन चेंज सेंटर चेंज इज नॉट अलाउड। गाइज नोटेड डाउन, आप लोगों ने यहीं पे एग्ज़ाम देने का सोच रहे हो, लेकिन मुंबई में आप लोगों का आ गया डिफरेंट, जहाँ पे आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन आप लोग सेंटर चेंज करना नॉट अलाउड। और क्या जनरल इंस्ट्रक्शंस है,
तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से आप लोग क्या करोगे, अप्लाई करोगे अपने पोस्ट के लिए। Mere issue of equal letter to the candidates will not imply that their candidate has been finally accepted. अगर कोई इक्वल लेटर आ गया है एग्जामिनेशन के बाद, ये आप लोगों का फाइनल नहीं है कि आप लोग सेलेक्ट हो चुके हो, ठीक है, ऐसा आप लोग नहीं सोचना। नेक्स्ट दिया गया है कैंडिडेट्स हु सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट अगेंस्ट द CN विल बी समरीली rejected and will be debarred from all future examinations of RRBs and Railway Recruitment Cell RRCs। यानी अगर एक एप्लीकेशन के लिए, अगर एक पोस्ट के लिए आप लोग बहुत बार एप्लीकेशंस भेज देते हो, दे विल बी रिजेक्टेड। कैंडिडेट्स हु सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट अगेंस्ट दिस CN विल बी समरीली रिजेक्टेड। समझ रहे हो, मोर देन वन एप्लीकेशन अगर आप लोग भेज रहे हो देन इट विल बी रिजेक्टेड। एंड ऐसा नहीं कि इस एग्जाम के लिए, आप लोग आगे जाके कोई भी RRB एंड RRC का कोई भी एग्जामिनेशन आता है, यू विल बी रिजेक्टेड। ओके, सिमिलरली एप्लीकेशंस ऑफ कैंडिडेट्स हु आर अटेम्प्टिंग टू सबमिट मल्टीपल एप्लीकेशंस विथ माइनर चेंजेस ऑफ इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स to more than one RRB or multiple applications to the same RRB will be summarily also rejected and such candidates will also be debarred from all future examinations। ठीक है, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ध्यान से आप लोगों को सोच समझ के ही अप्लाई करना है। Candidates who are presently debarred by any RRB or RRC should not apply for this notification। जो लोग पहले भी ऐसा करके रिजेक्ट हुए हैं, they are not allowed to apply for this post। Next is candidates who have been dismissed from service by the government of India, state government or PSU, public service unit, any other government organization are not eligible to apply and should not apply। वो पहले से ही क्लियर कर दिया है कि आप लोग रिजेक्ट हो जाओगे अगर आप लोगों ने क्या किया होगा, अगर आप लोग को स्टेट गवर्नमेंट से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर कोई भी PSU से अगर आप लोगों को निकाला गया है, यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, ऐसा कोई तो नहीं है, आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई होगा। कैंडिडेट्स शुड एंटर देयर नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन। आपके 10th के सर्टिफिकेट में आपका नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ जैसे जिस हिसाब से लिखा गया है, डिट्टो सेम कॉपी करना है आप लोगों को अप्लाई करने के टाइम पे, नो चेंजेस। सबसे इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान देना, ठीक है। Next is in case of any change in name, candidates should indicate their changed name। अगर किसी का सपोज 10th के बाद आप लोग मतलब अगर आप लोगों ने नाम चेंज किया है, ठीक है, तो आप लोग अपना चेंज नाम को मेंशन करोगे। However, all other details should match with the matriculation or equivalent certificate। Date of such change or application for such change should be prior to the date of submission of online application। तो जब आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट है, उसी के अंदर ही आप लोगों को जो सारी चेंजेस करना है कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद नहीं होने वाला है। गैजेट नोटिफिकेशन और एनी अदर लीगल डॉक्यूमेंट एज अप्लीकेबल फॉर सच केस शुड बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आप लोगों को लग रहा है कि ये सर्टिफिकेट मेरा नहीं आया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट आ गया है, वेरिफिकेशन कर ले, उसके बाद जाके ये सारे डॉक्यूमेंट्स बाद में दे देंगे और देंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। फिलहाल अभी तो एग्जाम है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ने के लिए दे दिया है। सिग्नेचर्स ऑफ द कैंडिडेट, इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही अच्छे से देखना, ठीक है। सिग्नेचर्स ऑफ द कैंडिडेट ऑन ऑल द डॉक्यूमेंट्स शुड बी यूनिफॉर्म। यानी मन किया मैंने, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात बता रही हूँ, मेरे नाम जैसे कि ऐसे अपने नाम से ही बता रही हूँ, मैं ऐसा कभी ऐसा लिख देती हूँ, मैं कभी ऐसा लिख देती हूँ सुब्रा, मैं मन किया तो ऐसा लिख दिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सिग्नेचर्स ऑफ द कैंडिडेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्नेचर्स ऑफ द कैंडिडेट ऑन ऑल डॉक्यूमेंट्स शुड बी यूनिफॉर्म। मतलब मैंने अगर पेज 1 में इधर ऐसा ही लिखा है, तो नेक्स्ट जब भी मैं साइन करूंगी रेलवे के लिए, मैं ऐसे ही साइन करूंगी। शुड बी यूनिफॉर्म एंड आइडेंटिकल, ऐसा नहीं कि मतलब और किसी ने आके साइन कर दिया हो, ठीक है। सिग्नेचर मस्ट बी इन रनिंग हैंडराइटिंग एंड नॉट इन ब्लॉक और कैपिटल और डिसजॉइंटेड लेटर्स। यानी कि आप लोग डिसजॉइंटेड लेटर से नहीं लिख सकते हो, आप लोग ऐसे ही बिना पेन उठाए ऐसे ही लिखना होगा।
कैपिटल लेटर से नहीं लिख सकते, ब्लॉक लेटर में नहीं लिख सकते। यूज ऑफ डिफरेंट सिग्नेचर्स में रिजल्ट इन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट। तो अगर मन किया ऐसा लिखा, मन किया ऐसा लिखा, तो यू आर डिस्क्वालिफाइड। ओके, मतलब कितना छोटी छोटी चीज़ों पर इन्होंने गौर किया है। Dates of CBT and DV will be published on the websites. Obviously, you have to check always the website कि कब एग्जाम होगा, कब whatever जो भी होगा, ये CBT सेंटर डेट शिफ्ट इंडिकेटेड, ये सारा सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। वैकेंसीज इंडिकेटेड इन द CNR प्रोविजनल एंड मे इंक्रीज और डिक्रीज, ये आप लोगों का हर एक एग्जामिनेशन में लिखता है, मैं पहले से बता देती हूँ। रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो रिजर्व्स द राइट टू कैंसिल द नोटिफाइड वैकेंसीज। ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं है, मतलब नहीं है, मतलब हो सकता है ऐसा, लेकिन हर एक एग्जामिनेशन में ये लिखता है। नेक्स्ट इज पोस्टिंग। ऑर्डिनरीली ए रेलवे सर्वेंट, जो लोग सपोज डिफरेंट स्टेट में अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो, ऑर्डिनरीली ए रेलवे सर्वेंट शैल बी एम्प्लॉयड थ्रू आउट सर्विस ऑन द रेलवे और रेलवे एस्टेब्लिशमेंट इन व्हिच ही और सी इज पोस्टेड ऑन फर्स्ट अपॉइंटमेंट एंड शैल हैव नो क्लेम एज ए राइट फॉर ट्रांसफर टू अनदर रेलवे और अनदर एस्टेब्लिशमेंट। किसी का अगर पोस्टिंग हो चुका है, उसका कोई राइट नहीं है कि वो बताए कि हाँ मेरा ट्रांसफर होगा, ये राइट नहीं है उसका। हाउएवर बट एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कैन ट्रांसफर द रेलवे सर्वेंट, लेकिन अथॉरिटी के पास वो पावर है, ही और सी कैन ट्रांसफर, ठीक है, टू अनदर रेलवे और अनदर एस्टेब्लिशमेंट, to any other department or railway establishment including a project in or out of India also. Competent authority के पास वो पावर है। No request for transfer to other railway would be registered till the newly appointed candidate completes at least 5 to 10 years of experience। यानी अगर आप लोगों को कोई भी रेलवे एस्टेब्लिशमेंट में पोस्टिंग मिल चुका है और 5 से 10 इयर्स तक आप लोग ट्रांसफ़र के लिए नहीं रजिस्टर करोगे, बिकॉज रजिस्टर आप लोग, ये आपका राइट नहीं है, सिर्फ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है दे हैव द राइट टू ट्रांसफर यू, एंड उनको आप लोग ऐसे ही रजिस्टर नहीं कर पाओगे। यू हैव टू वेट फॉर 5 to 10 years ऑफ सर्विस फॉर ट्रांसफर। तो इसलिए अच्छे से चूज करना अपना डिसीजन। फ्री ट्रेन ट्रैवल फैसिलिटी मिल रहा है, इधर देख लो। फ्री स्लीपर क्लास रेलवे पास एडमिसेबल टू SC and SC स्टूडेंट्स ओनली ऑन रिक्वेस्ट। जो लोग रिक्वेस्ट करेंगे उनका फ्री स्लीपर क्लास रेलवे मिलेगा। कब? एग्जाम देने के लिए नहीं। विल बी प्रोवाइडेड विद देयर ई-कॉल लेटर फॉर वेरियस स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन। जैसे कि CBT सिलेक्शन हो गया तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगर वो लोग आना चाहते हैं, दे कैन फी वो क्या है, फ्री ट्रेन ट्रैवल फैसिलिटी ले सकते हैं। ठीक है, ट्रेन ट्रैवल फैसिलिटी ओनली स्लीपर क्लास का, ऐसा नहीं कि मतलब एसी में डाल दिया, नहीं। तो या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए आप लोग फ्री ट्रेन ट्रैवल फैसिलिटी ले सकते हो। मेडिकल एग्जामिनेशन एज पर डिटेल्स एंड वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट फर्निश्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन में जैसा ही आप लोगों ने किया होगा फर्निश, उसी हिसाब से आप लोगों को करना है। It is the responsibility of the candidates availing free travel authority to give the correct name of the railway station in online application। ऑनलाइन एप्लीकेशन में आप लोग करेक्ट रेलवे स्टेशन कहाँ से कहाँ तक जाना है, आप लोग उसमें वो सब कुछ करोगे, उसके बाद ही जाके आप लोगों को फ्री ट्रेन ट्रैवल फैसिलिटी मिल सकता है। RRBs reserve the right to change or modify, add or delete any of the terms and conditions of recruitment under the CN as necessitated and applicable at any stage। रेलवे बोर्ड के पास पूरा ऑथराइजेशन है, ये पूरा कुछ ऐड कर सकता है, कुछ डिलीट कर सकता है, चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, व्हाटएवर। ठीक है, और RRB may share with the consent of the candidates their scores obtained in this recruitment with other ministries, departments, public sector undertakings, PSU and private organizations for their own recruitment। Candidates should indicate their consent or refusal for this in their online application। देखो मतलब अच्छा लग रहा है देख के। अगर आप लोगों का सिलेक्शन इधर नहीं भी हो रहा है तो ये आप लोगों का स्कोर जो आपके कंसेंट के साथ, अगर आप लोग बोलोगे यस तो फिर अपने कंसेंट के साथ रेलवे बोर्ड आप लोगों का स्कोर जो है डिफरेंट अदर मिनिस्ट्री को, डिपार्टमेंट को या फिर डिफरेंट पब्लिक
सेक्टर अंडरटेकिंग्स को ये अपना स्कोर बताएगा, ताकि अगर उनको लगे हाँ मतलब अगर 65 मार्क्स से ये रेलवे में नहीं हुआ लेकिन हम लोग ले सकते हैं इसे, बट ऑन द कंसेंट ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। तो ये हो सकता है, आप लोग यस या फिर नो लगाओगे टिक जब आप लोग अप्लाई करोगे ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम पे। तो कैंडिडेट शुड इंडिकेट देयर कंसेंट और रिफ्यूजल फॉर दिस इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन। अगर आप लोग नहीं हुआ आरआरबी, कोई अदर मिनिस्ट्री, अगर कोई अदर डिपार्टमेंट, कोई अदर पीएस आप लोगों को लेना चाहता है तो आप लोगों को ले सकता है। ये तो बढ़िया अच्छी सी बात है ना। Candidates are advised in their own interest to submit their online application well before the closing date. Closing डेट से पहले आप लोगों को एडवाइस होता है कि आप लोग अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि लास्ट मोमेंट में आप लोगों को प्रॉब्लम होता है, ठीक है। नेटवर्क सर्वर एरर वट एवर हैपेंस। हेल्पलाइन नंबर, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज को। फॉर एनी क्वेरीज रिलेटेड टू सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस 10 से 5 PM के बीच में वर्किंग डेज में ये वाला नंबर लेके आप लोगों को कॉल करना है, ठीक है। एंड आप लोग ईमेल भी कर सकते हो rrbhelp@csc.gov.in पे आप लोग ईमेल भी कर सकते हो। RRB shall not be responsible if candidates are not able to submit their online application within the last date। लास्ट डेट के अंदर में अगर कोई भी बच्चा ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पा रहा है उसके लिए RRB बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वैकेंसीज इंक्रीज डिक्रीज हो सकते हैं, ये लिखा होता है। मेडिकल फिटनेस आप लोगों का क्या क्या होना चाहिए इधर देख लो। अगर आप लोगों के अंदर में ये वाला है, ठीक है, विजन का स्टैंडर्ड, तो फिर आप लोग देख सकते हो, आप लोग डाल सकते हो इसी फॉर्म में। फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, डिस्टेंस विजन 6/9 6/12 विथ और विदाउट ग्लासेस, पावर ऑफ लेंसेज नॉट टू एक्सीड 4D। नियर विजन ये फिजिकल फिट इन ऑल रिस्पेक्ट्स C2, मतलब जिस पोस्ट के लिए B1 जो पोस्ट है, C1 जो पोस्ट है, C2 जो पोस्ट है, ठीक है। आगे देखेंगे अभी B1 B2 C2 क्या है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडिया का सिटीजन तो होना चाहिए। अगर सिटीजन का नेपाल तो भी बार एलिजिबल टू अप्लाई। भूटान का, तिब्बतन रिफ्यूजी, या फिर पर्सन इंडियन ओरिजिन का लेकिन माइग्रेट हो चुका है, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन डिफरेंट कंट्रीज को, देन दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination provisionally. However, the certificate of eligibility issued by the Government of India has to be submitted during document verification, failing which his or her candidature shall be rejected. अगर किसी का अगर एलिजिबिलिटी का सर्टिफिकेट रह गया है तो जो कि नेसेसरी था, तो ये दे आर एडमिटेड टू एंटर द एग्जामिनेशन, ठीक है। प्रोविजनली वो लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। और बाद में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे वो अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं। किसके लिए? नेशनल सिटीजनशिप के लिए, मार्क्स के लिए नहीं, ठीक है। एज लिमिट देख लीजिए, इंपॉर्टेंट एज लिमिट, जिसका एज ग्रुप लिखा गया है, बिकॉज जैसे कि मैं बता देती हूँ लैब सुपरिटेंडेंट का लिखा है 18 से 36 फॉर एग्जांपल, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये लिखा ही गया है, ठीक है, मैंने देख लिया है, तो आप लोग भी देख लिए होंगे, PDF तो सबके पास ही है। तो 1/1/2007 लोअर एज है, ठीक है, एंड आपका अपर एज है 1989, ठीक है। अगर OBC है तब तो फिर 1986, अगर SC ST है तो फिर 1984। अगर आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ है देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। उसी हिसाब से जो लिखा है साइड में आप लोगों का पोस्ट, उसका एज ग्रुप, तो उसी हिसाब से आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। एज रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट और मैक्सिमम अपर एज फॉर द फॉलोइंग कैटेगरीज और कम्युनिटीज इन द टेबल क्या क्या दिया गया है। SC एंड ST के लिए 5 years का, OBC नॉन क्रीमीलेयर कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का, एक्स सर्विसमैन, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, वर्किंग इन क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ द रेलवे ऑर्गेनाइजेशन सच एज रेलवे कैंटीन्स और ऑपरेटिव सोसाइटीज एंड institutions also there also. And next is female candidates who are widowed, divorced और judicially separated from husband but not remarried, they are also, उनको भी रिलैक्सेशन इधर मिल रहा है, ठीक है।
इम्पोर्टेंट क्या है, कैंडिडेट्स मस्ट नोट दैट द डेट ऑफ बर्थ फिल्ड इन देयर एप्लीकेशन शुड बी सेम एज रिकॉर्डेड इन देयर मैट्रिकुलेशन 10th 12th. नो सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन डेट ऑफ बर्थ विल बी कंसिडर. आप लोगों का सपोज 1985 है, आप लोगों ने 1986 डाल दिया है और आप लोग चाहते हैं उसे चेंज करने का, आप लोग चेंज नहीं कर सकते. एनी डिफरेंस इन द डेट ऑफ बर्थ विल लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट. फिर नेक्स्ट आ गया आप लोग का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आगे देखेंगे, यहीं पे नहीं दिया है, ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम फी ऑल कैंडिडेट के लिए. For all candidates except categories mentioned below, out of this 500 फी आप लोगों को पे करना होगा. 400 आपको रिफंड आ जाएगा अगर आप लोग CBT दे रहे हो तो. अगर आप लोगों का रिजेक्ट हो गया, यू आर नॉट अलाउड टू अटेंड फॉर CBT, देन आप लोगों का नहीं. अगर आप लोग CBT अपीयर कर रहे हो उसके बाद आप लोगों का 400 रिटर्न हो जाएगा, मतलब RRB आप लोगों का 100 रुपीज़ ही रख रहा है. सेकेंड में आप लोगों को क्या दिया है, हु बिलोंग्स टू SC ST एक्स सर्विसमैन PWBD फीमेल, यानी फीमेल के लिए भी ट्रांसजेंडर, या फिर माइनॉरिटीज और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास. OBC के साथ EWS को कंफ्यूज नहीं होने के लिए बता दिया है, और EBC को भी, उनके लिए 250. यानी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए इधर रह रहा है 250 रुपीज गाइज, पूरा 250 रुपीज, ठीक है. दिस फी ऑफ 250 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस. बैंक का थोड़ा सा जो भी चार्ज होगा उसको डिडक्ट करके वो रिफंड हो जाएगा. यानी आप लोगों को कुछ भी पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, बता रही हूँ. पेमेंट आप लोग कर सकते हो इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, UPI, वो सब कुछ एक्सेप्ट होगा. फी कैन बी पेड बाय द कैंडिडेट्स थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली. अगर आप लोगों को कोई बता रहा है ऑफलाइन पोस्टल जो भी है वो लोग नहीं होगा, ठीक है. वो सब कुछ आप लोगों को ध्यान में रखना है. माइनॉरिटीज शैल इंक्लूड, इसमें माइनॉरिटी लिखा था ना, इसके लिए फी एग्जम्पशन था. मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड जोरोएस्ट्रियंस जो कि पर्सिस है, सब्जेक्ट टू रिवीजन, जो भी रिवीजन हुआ है ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन, या फिर जो डिलीट हुए हैं, जो भी नया ऐड हुआ है, रिवाइज हुआ है, उसको 16/9/2024 से पहले ही आप लोगों को क्या कर देना है, माइनॉरिटीज का आप लोग अपना एफिडेविट करवा के कर सकते हो, ठीक है. यहीं पे दिया है EBC और EWS में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसने पूरा डिटेल में दे दिया है. इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास EBT कैंडिडेट्स आर दोज हुज एनुअल फैमिली इनकम इज लेस देन 50,000. यानी अगर आपका एनुअल इनकम पर साल का 50,000, यानी मंथली इनकम क्या कितना हो जाएगा, यानी 4,000 समथिंग अगर आप लोगों का मंथली इनकम रहता है, ठीक है, या फिर उससे कम रहता है, देन फैमिली इनकम, आपका इनकम नहीं, फैमिली इनकम अगर 50,000 से कम है, देन यू आर एलिजिबल फॉर कंसेशनल फी. फॉर दिस दे शुड हैव क्या क्या होना चाहिए, वैलिड इनकम सर्टिफिकेट ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट नीचे दिया गया है एनेक्सर 3A में. ऑन द लेटर हेड ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, द फॉलोइंग अथॉरिटीज आर ऑथराइज्ड टू इशू इनकम सर्टिफिकेट फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एनी अदर रेवेन्यू ऑफिसर अप टू द लेवल ऑफ तहसीलदार, ये लोग साइन करेंगे आप लोगों का. सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा, यूनियन मिनिस्टर फॉर एनी पर्सन्स फ्रॉम एनीवेयर इन द कंट्री, या फिर अगर आपके पास BPL कार्ड है, या फिर आप लोगों के पास इज्जत MST इशूड बाय रेलवेज है, इसीलिए ये लोग क्या हो सकते हैं, कंसेशन फी ले सकते हैं. EBC and EWS are distinct categories and EBC should not be confused, ठीक है. and EBC तो EBS and EWS are distinct categories and EBC should not be confused with OBC. EBC and EWS सिमिलर लग रहा है बट सिमिलर है नहीं. EBC कैंडिडेट्स शुड बी अवेयर दैट दे आर एंटाइटल्ड ओनली फॉर फी कंसेशन एंड जॉब रिजर्वेशन नहीं है उनका, वो सिर्फ फी कंसेशन के लिए अपना कास्ट सर्टिफिकेट, अपना एनुअल इनकम दे रहे हैं. रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फी भर दोज अटेंडिंग CBT.
ऑल कैंडिडेट्स मस्ट क्लियरली मेंशन, अगर आप लोगों को रिफंड चाहिए, क्लियरली मेंशन द बैंक डिटेल्स, नेम ऑफ द बैंक, नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड फॉर रिसीविंग द रिफंडेबल पर्सन ऑफ द एग्जामिनेशन फी 400 to 250। आप लोग जो भी, अगर आप लोगों ने 500 पेमेंट किया है आप लोगों को 400 रिफंड आ रहा है, अगर आप लोगों ने 250 पेमेंट किया है आप लोगों को पूरा पूरा 250 रिफंड आ रहा है, लेकिन माइनस चार्ज जो आप लोगों का बैंक चार्जेस है उसको छोड़ के, तो इसीलिए उसको पूरा डिटेल्स में भरना होगा, बैंक एवरी डिटेल्स, ठीक है। फिर बाद में मत बताना कि मतलब नहीं आया रहा। The responsibility for furnishing correct bank account details lies on the candidates and RRB shall not entertain any correspondence from candidates on this ground। तो अगर अकाउंट सही तरीके से अकाउंट होल्डर ने, स्टूडेंट ने नहीं दिया है, देन इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द RRB, ठीक है। रिजर्वेशन, this CN provides for vertical reservation for economically weaker sections, जहाँ पे जिस पोस्ट दिया होगा, scheduled caste, scheduled tribe and other backward class non-creamy layer wherever applicable and admissible, and is communicated by the indenting railways under exempt rules, ठीक है। EBS and EWS are different categories. EBC candidates are not entitled to any job reservation। अगर आप लोगों को लग रहा है कि हम लोगों ने EBC कोटा में डाल दिया है, भैया आप लोग फी कंसेशन किए हो, जॉब रिजर्वेशन नहीं, ओके। All candidates irrespective of the community will be considered against general your। अगर किसी ने SC ST OBC NCL EWS में फाइल नहीं किया है, it means they will be treated as your or the unreserved। बाकी ये सारे बहुत सारी चीज़ें हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन आप लोग करोगे कि आप लोगों ने जो जो भी इंफॉर्मेशन दिए हैं वो सही है, बाद में जो भी हो सकता है, यू कैन बी डिस्क्वालीफाइड। कम्युनिटी और कैटेगरी स्टेटस एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस अगेंस्ट दिस CN शैल ओनली बी कंसिडर्ड। अगर आप लोगों को लग रहा है आप लोग अपना जो कास्ट का सर्टिफिकेट, अपना और जो भी सर्टिफिकेट है आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे निकालोगे, नहीं अभी से निकाल दो, बिकॉज एप्लीकेशन अप्लाई करने के डेट से पहले, यानी क्लोजिंग डेट जो है आप लोगों का 16/9/2024, इससे पहले आप लोगों का ये सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। EBC एनुअल इनकम 50,000 से कम। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन, कैंडिडेट्स हु आर नॉट अलाउड अंडर द स्कीम ऑफ रिजर्वेशन for SC ST OBC और NCL and whose family gross annual income is below 8 लाख, ठीक है, जिसका फैमिली इनकम बिलो 8 लाख है, दे कम अंडर EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। दे आर टू बी आइडेंटिफाइड एज EWS फॉर बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन फॉर EWS। इसीलिए इनका ऐसा नहीं कि सिर्फ उनका सैलरी देखा जाएगा, सैलरी, एग्रीकल्चर, बिजनेस, प्रोफेशन सब कुछ देखा जाएगा। देख लो गाइस, आजकल जैसे न्यूज़ में आ रहा है हर एक जगह पे करप्शन हो रहा है, तो प्लॉट इधर है उधर है, कितना सारा प्रॉपर्टी सबके पास है, तो उसी हिसाब से 5 acres ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड एंड above, रेसिडेंशियल फ्लैट ऑफ 1000 square feet and above, रेसिडेंशियल प्लॉट ऑफ 100 square yards and above in notified municipalities, रेसिडेंशियल प्लॉट ऑफ 200 square yards and above in areas other than notified municipalities। ये सारी चीज़ें अगर आप लोग हैं, then you must not apply for EWS, right। साइन करेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, चीफ प्रेसिडेंट, रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार। बाकी ये सारी चीजें हैं, हाँ इसको देख लो। द बैकलॉग वैकेंसीज इंडिकेटेड इन दिस CN इफ PWBD candidates of a specific disability for whom the backlog vacancy are earmarked are not available। अगर जिस पोस्ट के लिए PWBD जितना पोस्ट सपोज 1 वैकेंसी था उसके लिए फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है, स्टूडेंट कोई क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, देन दिस कैन बी फिल्ड बाय PWBD कैंडिडेट्स ऑफ अदर डिसेबिलिटीज। PW का सपोज हियरिंग एड था, क्या मैं लिख रही हूँ, आई डोंट नो, हियरिंग एड का प्रॉब्लम के लिए अगर था वैकेंसी, अगर उसमें फिलअप नहीं हो पा रहा है, तो विजुअल इम्पायरमेंट में हो सकता है, कुछ डिफरेंट डिसेबिलिटी से फिल हो सकता है, फॉर विच द पोस्ट इज सुटेबल। देयर आफ्टर इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एनी PWBD कैंडिडेट ऑफ एनी डिसेबिलिटी,
फॉर विच द पोस्ट इज आइडेंटिफाइड एज सुटेबल, अगर कोई भी PWBD का स्टूडेंट नहीं मिला क्वालिफाई करने का, द अनफिल्ड बैकलॉग वैकेंसीज विल देन बी फिल्ड बाय रेगुलर, यानी कि नॉर्मल स्टूडेंट्स जो है रेगुलर मतलब नॉन PWBD कैंडिडेट्स वो लोग मेरिट बेसिस पे ले सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। एक्स सर्विसमैन पूरा क्राइटेरिया दिया गया है, हर एक एग्जामिनेशन में देता है। दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई अंडर दिस टर्म्स एंड कंडीशंस। कौन सा बेंचमार्क डिसेबिलिटीज होने चाहिए, कौन से पैरामीटर से, कौन से ईयर से ये राइट का होना चाहिए, वो सब कुछ भी दे दिया गया है, आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है। Only such persons would be eligible for relaxation of conditions or reservation in respective community in service or post who suffer from not less than 40% of relevant disability। अगर आप लोगों का आई इम्पायरमेंट, हियरिंग एड, इसमें अगर आप लोग PWBD का आप लोग पोस्ट लेना चाहते हो 40% से ज़्यादा होने चाहिए आप लोगों का डिसेबिलिटी। अगर कोई अभी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, PSU में काम कर रहा है, उसको NOC लाना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना होगा, NOC फ्रॉम द एम्प्लॉयर ऑन द डेट ऑफ DV, यानी अभी नहीं चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे चाहिए। और अगर आप लोग उस टाइम नहीं दे पा रहे हो, देन यू विल बी रिजेक्टेड और द ई-लेटर विल बी कैंसल्ड। Only one online application is required to be submitted by the candidate. There shall be a CBT, computer based test for all the notified categories followed by document verification, यानी एक एग्जाम होने वाला है, ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। However, RRB reserves the right to conduct additional CBT if considered necessary for all or for a limited number of candidates as may be deemed fit by RRB। और RRB के पास पूरा ऑथराइजेशन है कि वो अगर और एक दूसरा CBT करना चाहे तो कर सकता है। द डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑफ द CBT और ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी फिक्स्ड बाय RRB। RRB फिक्स करेगा कब होगा, कैसे होगा, एंड विल बी इंटीमेटेड टू द एलिजिबल कैंडिडेट्स इन ड्यू कोर्स। आगे चलते ही आप लोग अप्लाई करने के बाद पता चल जाएगा। Request for postponement of the examination fee and change of the center. Only one application is required to be submitted by the candidate. There shall be a CBT exam एक होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया गया है, क्वेश्चन पेपर फॉर सिंगल स्टेज CBT विल बी 90 मिनट्स, ड्यूरेशन 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट्स। तो आप लोग मुझे बताओ, एक मिनट के लिए, एक मिनट नहीं, एक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को कितने टाइम जा रहा है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे ज़रा। और PWBD कैंडिडेट्स के लिए 120 मिनट्स का दिया गया है। MCQ ओनली, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस विद 4 ऑप्शंस ओनली आप लोगों को मिलेंगे, जिसमें से एक ही सही होंगे, ऐसा नहीं कि मल्टीपल आंसर्स विल बी करेक्ट। आ गया मार्क्स, कितने सब्जेक्ट का कितने मार्क्स आएंगे। प्रोफेशनल एबिलिटी, अगर जैसे कि मैं बात करूँ वहीं पे लैब सुपरिटेंडेंट की, प्रोफेशनल एबिलिटी में आप लोगों को जो जो चैप्टर्स दिए गए हैं उससे आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे 70 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। जनरल अवेयरनेस से 10 मार्क्स, जनरल एरिथमेटिक और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से, जनरल साइंस से 10 मार्क्स, एंड टोटल आप लोगों का हो गया है 100 मार्क्स। कितने टाइम में, 90 मिनट में कर लोगे, प्रिपेयर फॉर दैट, ठीक है। एंड इसी तरह से अगर मैं बता दूं आप लोगों को, अगर आप लोग मेरा क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, मैं डिफरेंट स्टेट बोर्ड का एग्जामिनेशन जो है उसका क्वेश्चन पेपर कलेक्शन करके माइक्रो लैब बैच में, एप्लीकेशन का लिंक मैंने नीचे दे दिया है, सुभ्रास बायोलॉजी। अगर आप लोग चाहते हो प्रिपरेशन करना मेरे साथ तो बिल्कुल कर सकते हो। अगर इतना तक आ ही चुके हो तो आप लोगों को पता चल गया होगा मेरे पढ़ाने का तरीका, अगर आप लोगों को अच्छा लगे, ठीक है, आप लोग उसमें जाके एनरोल कीजिए माइक्रो लैब बैच, आप लोग बिल्कुल प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसमें आप लोगों को फंडामेंटल क्लास फ्री में मिलता है, as well as आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद डिफरेंट स्टेट्स, UPNHM, MP, न्यू दिल्ली, सिक्किम, कश्मीर, गुजरात, केरला, सारे स्टेट बोर्ड के क्वेश्चंस ऑलरेडी अभी तक हो चुके हैं। बाकी डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स का मैं ट्राई कर रही हूँ कि ताकि आप लोगों को पास सब कुछ लेके आ सकूँ, ठीक है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट है देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग, तो ऑलरेडी 1/3 मार्क्स हम लोग देख चुके हैं। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एम्पैनमेंट विल बी मेड स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन CBT एग्जाम के मार्क्स के हिसाब से ही सब कुछ होने वाला है। सिलेक्शन 1:1, नो स्टैंड बाय लिस्ट, नो स्टैंड बाय लिस्ट होने वाला है। पूरे जितने लोगों का सिलेक्शन होगा उतने लोगों का ही वो लेने वाले हैं, उनके पास लेटर आने वाला है।
अपॉइंटमेंट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इज सब्जेक्ट टू देयर पासिंग रिक्विसाइट मेडिकल फिटनेस टेस्ट। मेडिकल फिटनेस टेस्ट इज कंपलसरी, वो तो होने ही वाला है, ठीक है। बाकी सब कुछ ऊपर दिया गया है। कैंडिडेट्स कैलकुलेटर, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स ये सब एग्जाम हॉल में नहीं लेके जाएंगे। कैंडिडेट्स विल हैव टू डाउनलोड द सिटी एंड डेट इंटीमेशंस, यानी अपना एडमिट कार्ड, ई कॉल लेटर्स, ट्रैवल अथॉरिटी फ्रॉम द लिंक्स प्रोवाइडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट्स। ऑफिशियल वेबसाइट से वो कर सकते हैं, ठीक है, वो डाउनलोड करना होगा। शॉर्ट लिस्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट गाइड, सब लोग देख लो। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैल बी बेस्ड on the marks obtained by them in the CBT. However, sometimes the examination may be conducted in multi-sessions. If multiple sessions, जो बता रहे थे, अगर multiple शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा। प्रोसीजर इधर है। फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग, क्योंकि अभी बहुत सारे एग्जामिनेशन में केस चल रहा है, जैसे कि नीट का भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ये नेट JRF का भी देख लिया आप लोगों ने। तो करप्शन अगर हो रहा है या फिर लीकेज हो रहा है, वट एवर हैपन्स, तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन आप लोगों के सामने है। प्रोसीजर नॉर्मलाइजेशन इसी हिसाब से ही होगा, अपना अपना स्कोर इसी हिसाब से ही आप लोगों को मिलने वाला है। तो डोंट वरी, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर देख सकते हो बिल्कुल, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोगों को दे दिया गया है शॉर्ट लिस्ट, जो जितने स्टूडेंट्स होंगे मेरिट बेसिस पे उनको ही लिया जाएगा। बाकी अप्लाई कैसे करना है ये चीज़ है। कैंडिडेट्स मस्ट रीड ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन, जो भी क्रिएट अकाउंट करना है, अप्लाई करना है, बता चुकी हूँ मैं ऑलरेडी। बाकी आप लोग ये PDF से पढ़ सकते हो। तो ये अपना अपना साइट पे जाके आप लोग फ्रिक्वेंटली आप लोग देखना होगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट ऑफिशियल RRB एंड वेबसाइट्स फ्रिक्वेंटली फॉर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। अपना अपना, जैसे कि अहमदाबाद का ये है, भोपाल का ये है, कोलकाता का ये है, भुवनेश्वर का ये है, चंडीगढ़, रांची, पटना, मतलब ये सारी जगह पे आप लोगों का वैकेंसी है ये रीजन में, ठीक है। और जनरल गाइडलाइंस आप लोग पढ़ पाओगे इसको तो, ठीक है। इंग्लिश, हिंदी और 13 रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज जैसे कि असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ये 13 लोकल लैंग्वेजेस में ही आप लोगों को क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। प्लीज बी कॉशियस अबाउट द जेन्युइननेस ऑफ द मोड ऑफ पेमेंट। पेमेंट में हो जाता है आजकल सब कुछ प्रॉब्लम, एज वेल एज द क्लोजिंग डेट एंड टाइम फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस अगेंस्ट दिस CN व्हाइल मेकिंग पेमेंट, ठीक है। इधर पता चला कि RRB साइट पर नहीं जाके आप लोग कुछ और साइट पे जाके पेमेंट कर दिए हो, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ मत करना है। इनवैलिड एप्लीकेशंस, ऑनलाइन एप्लीकेशंस विल बी लायबल फॉर रिजेक्शन ऑन द फॉलोइंग। कौन से देखो, ये टर्म्स आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं तो आप लोगों का भी रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कैसे आप लोगों का रिजेक्ट ना हो, इसको पढ़ लो। मल्टीपल एप्लीकेशंस टू डिफरेंट RRBs और सेम RRBs। मल्टीपल एप्लीकेशन अगर आप लोग भेज रहे हो, इन सच केस ऑल द एप्लीकेशंस विल बी रिजेक्टेड समरली एंड सच कैंडिडेट्स विल बी डिबार्ड फ्रॉम ऑल फ्यूचर एग्जामिनेशंस। इनवैलिड फोटो देखो, फोटो भी अगर आप लोग सही से नहीं लगाए होगे तो भी आप लोगों का डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। पुअर रिजोल्यूशन का, फुल बॉडी व्यू, ओनली वन साइड व्यू, अनरिकॉग्नाइजेबल फेशियल फीचर्स, फोटो कॉपीड फोटोग्राफ, ग्रुप फोटो, ऐसा कुछ आप लोग नहीं डाल सकते। इनवैलिड सिग्नेचर सच एज, अगर आप लोगों ने ब्लॉक लेटर यूज़ किया, कैपिटल लेटर यूज़ किया, ड्रॉइंग हैंड राइटिंग यूज़ नहीं किया, पुअर रिजोल्यूशन का, या फिर इनकम्प्लीट इमेज भेजा है। इनकम्प्लीट इमेज का मतलब, मेरे नाम जैसे कि फॉर एग्जांपल सुभ्रा ज्योति महापात्रा है और मैंने सुभ्रा लेके छोड़ दिया है, फिर सुभ्रा ज्योति लेके यहीं ही छोड़ चुकी हूँ, रिजेक्टेड, ठीक है। एंड कैंडिडेट्स नेम फिगरिंग इन द डिबार लिस्ट ऑफ एनी, अगर पहले से ही और कोई ऑलरेडी ऐसे ही डिबार हो चुका है कोई एग्जामिनेशन, इट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। डिटेल्स ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेशंस कैन बी व्यूड ऑन द वेबसाइट। देखो, आपको पता कैसे चलेगा कि मतलब आप लोग प्रिपरेशन हो रहे हो लेकिन आपका रिजेक्ट हो गया है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान से अप्लाई नहीं करोगे आप लोगों का रिजेक्ट हो जाएगा, तो इसीलिए ध्यान से ही करना, बीच बीच में वेबसाइट को चेक करते रहना कहीं आपका रिजेक्ट तो नहीं हो गया। ऑफ द RRB कंसर्न बाय लॉगिंग इन अलॉन्ग विद द रीजन फॉर रिजेक्शन which will be final and binding and no further correspondence shall be entertained on the subject। अगर आप लोगों का कुछ गलत हो गया है, आप लोगों को ऐसा लगता है रिजेक्शन हो सकता है, तो आप लोग साइट पे जाके अपना लॉगिन करके रिजेक्शन का मतलब बाइंड कर सकते हो कि हाँ ये चीज़ गलत हो गया है। अगर आप लोग अटैच करते हो देन
हो सकता है कि वो थोड़ा सा कुछ एनालिसिस करे, ठीक है। नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू ई कॉल लेटर, इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल्स रिगार्डिंग द सीबीटी शेड्यूल्स एंड लिंक फॉर डाउनलोडिंग द ई कॉल लेटर्स विल बी गिवन ऑन द वेबसाइट ऑफ कोर्स, ठीक है। SMS के द्वारा, ईमेल के द्वारा भी उन लोगों को मैसेज चला जाएगा। एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन डाउनलोड द ई कॉल लेटर वेर एप्लीकेबल फॉर CBT फ्रॉम द RRB वेबसाइट्स, ठीक है। बाय पोस्ट कोई भी कॉल लेटर नहीं जाने वाला है। फ्री ट्रैवल फैसिलिटी फॉर SC/ST स्टूडेंट्स है। स्लीपर क्लास रिले में अगर आप लोग एग्जामिनेशन देने के लिए जा रहे हो तो आप लोगों को अपना ट्रेन का रिजर्वेशन जो है बाय सबमिटिंग ए सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ द ई कॉल लेटर, अगर आप लोग अपना ई कॉल लेटर का एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी देते हो देन यू आर ऑल्सो, आप लोगों को फ्री ट्रैवल फैसिलिटी मिल रहा है SC/ST सर्टिफिकेट देने वालों को, ठीक है, बुकिंग काउंटर में। During the examination, candidates must bring their e-call letters along with a valid original photo ID. Photo ID के साथ अपना ओरिजिनल e-call लेटर, फोटो आईडी जैसे कि वोटर आईडी हो सकता है, आधार कार्ड, प्रिंट आउट ऑफ ई आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये सब आप लोग एग्जामिनेशन देने के लिए जाते हो, आप लोगों को पता है। एंड अगर आप लोग कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का हो, वैलिड आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय द एम्प्लॉयर इन केस द कैंडिडेट इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। Candidate must also bring a copy of the same color passport size photograph which was uploaded in their application during the CBT, DV और medical fitness। सबसे इम्पोर्टेंट देख लो, इसमें भी आप लोग रिजेक्ट हो सकते हो अगर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आप लोगों ने डाला है उसका 12 कॉपीज आगे आ जाएगा, मैंने पढ़ चुकी हूँ। 12 कॉपीज ऑफ सेम पासपोर्ट साइज फोटो आप लोगों के पास रहना है। एंड आप लोग जब भी CBT एग्जाम के लिए जा रहे हो, DV के लिए जा रहे हो, मेडिकल फिटनेस के लिए जा रहे हो, वो पासपोर्ट साइज फोटो लेके आप लोगों को उधर जाना होगा, ठीक है, समझ पा रहे हो, उसको लेके जाना होगा, इसलिए बता रही हूँ 12 कॉपीज ऑफ सेम फोटो, 12 कॉपीज ऑफ सेम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विल बी देयर, मस्ट बी देयर विथ यू गाइज। ऑनलाइन अप्लाई करने के टाइम पे आप लोग जो पासपोर्ट साइज फोटो यूज किए हो उसका 12 कॉपीज बिल्कुल आपके पास होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स, वेरिफिकेशन होगा अपना अपना सारा जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स है। और यहीं पे और एक चीज़ दिया गया है, जितने भी सारे सर्टिफिकेट्स आप लोग प्रोड्यूस कर रहे हो वो इंग्लिश में होना चाहिए या फिर हिंदी में होना चाहिए, और अगर कोई डिफरेंट लैंग्वेज में है उसको थोड़ा सा ट्रांसलेट करके ट्रांसलेटेड वर्जन आप लोगों को प्रोड्यूस करना होगा, वो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले। उसके लिए कोई आप लोगों को मतलब डिफरेंट टाइम नहीं दिया जाएगा या फिर एक्सटेंशन ऑफ टाइम नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अनफेयर प्रैक्टिस करते हो तो फिर डिबार हो सकते हो, उसको ध्यान से रखना, उसको बताने की जरूरत है नहीं। बायोमेट्रिक डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी रिकॉर्डेड एट एवरी स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। आप लोगों को अगर लगता है आपके नाम से जाके कोई दूसरा आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन देगा तो इधर आप लोगों को मिल जाएगा है बायोमेट्रिक डिटेल्स एंड एवरी पार्ट। ऐसा नहीं कि मतलब CBT के लिए कोई और चला गया है ओरिजिनल लोग, लेकिन मेडिकल फिटनेस के लिए कोई और। रिक्रूटमेंट प्रोसेस का एवरी स्टेज, 3 स्टेजेस है ना, CBT, DV एंड मेडिकल फिटनेस, 3 स्टेज के लिए आप लोगों को बायोमेट्रिक्स लगेगा। इन केस ऑफ एनी मिसमैच RRB is concerned shall reserve the right to disqualify a candidate। इसीलिए अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो बिल्कुल भी मत सोचना, ठीक है। और इसमें कुछ एब्रिविएशंस दिए हैं कि क्या क्या, मतलब आप लोग खुद ही अगर PDF पढ़ोगे तो भी आप लोगों को पता चल जाएगा, है ना। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, लास्ट में आप लोगों को पूरा आ चुका है कि क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपके पास होने चाहिए। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए सर्टिफिकेट एज रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ हैविंग पास्ड 3 years कोर्स इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम ए स्कूल ऑफ नर्सिंग, ठीक है। कार्डियक टेक्नीशियन, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ऐसे दिया गया है। ECG टेक्नीशियन क्या क्या होना चाहिए। फील्ड वर्कर हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3 एंड नेक्स्ट इज लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2। देखो लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 का पे स्केल बेसिक पे 21,700 है, ठीक है। 12th किया है इन साइंस में प्लस DMLT, 10th प्लस DMLT आप लोगों ने किया है, या फिर अगर आप लोगों ने CMLT किया है वो भी 1 year वाला कोर्स, देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। मिनिमम लेकिन 1 year होना चाहिए, ठीक है।
एंड उसके बाद देयर शुड बी सिस्टम, मतलब ऐसा जो भी 1 ईयर का एग्जामिनेशन, 1 ईयर का अगर आप लोगों ने CMLT किया है, देन उसके बाद कोई एग्जामिनेशन हुआ होगा जिससे पता चल गया मतलब यू आर सक्सेसफुली पास्ड, ठीक है, वो वाला होगा। डिस्टेंस लर्निंग के ऊपर भी इधर दिया गया है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड ऑफ एजुकेशन बाय द यूनिवर्सिटीज established by an act of parliament or state legislature, institutions deemed to be universities under section 3 of the University Grants Commission Act 1956 and institutions of national importance that declared under an act of parliament stand automatically recognized for the purpose of employment to post and services under central government provided they have been approved by the University Grant Commission। इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है। अगर आप लोगों ने डिस्टेंस में DMLT किया है तो अपने कॉलेज में जाके थोड़ा सा देख लो, ये एक्ट के अनुसार आपका हो सकता है। आर यू एलिजिबल टू अप्लाई? आप लोग गवर्नमेंट ऑफिसर बन सकते हो, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन दे सकते हो कि नहीं, अपने कॉलेज में जाके थोड़ा सा ये वाला एक्ट आप लोगों का है कि नहीं, थोड़ा सा जाके चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का और जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों को दिया गया है 14 में, लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट कितने पोस्ट हैं? 27 पोस्ट हैं। बेसिक पे है 35,400। यहीं पे देख लो B1 लिखा गया है, जो पहले था B1 B2 C2, B1 लेवल का है ये, ठीक है। BSc अगर आप लोगों ने किया है बायोकेमिस्ट्री से, माइक्रोबायोलॉजी से, लाइफ साइंस से, BSc विथ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज मेन और एज ऑप्शनल और सब्सिडियरी सब्जेक्ट्स और इक्विवेलेंट प्लस DMLT, यानी आप लोग अगर DMLT किए हो, DMLT मांग रहा है प्लस BSc। अगर आप लोग प्लेन DMLT किए हो देन यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस लैब सुपरिटेंडेंट पोस्ट। लेकिन अगर आप लोगों ने BMLT और BSc MLT कर लिया है, हो जाएगा आप लोगों का, हुआ, आप लोग एलिजिबल फॉर अप्लाई। डेंटल हाइजीनिस्ट, डाइटिशियन, कैथ लैबोरेटरी टेक्नीशियन, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट प्लेन, टोटल 20 है पोस्ट। और आपका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इधर आप लोग देख सकते हो, थोड़ा सा देख लो कि आप लोग एलिजिबल हो कि नहीं। एंड लास्ट में दिया गया है कौन से जोन में कितना पोस्ट है, इन डिटेल ये आप लोगों को देखना है, कौन से जोन में कितना पोस्ट है। RRB अहमदाबाद में ECG टेक्नीशियन का जनरल का 1 ही पोस्ट है। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3 का जनरल का 7 पोस्ट, SC का 1 पोस्ट, OBC का 3 पोस्ट, टोटल 11 पोस्ट है। फार्मासिस्ट के लिए टोटल जनरल 10 पोस्ट है, SC का 1 है, ST का 1 है, OBC का 4, EWS का 2, टोटल 18 है। वैसे ही दिया गया है गाइस, देख लो अहमदाबाद का टोटल कितना है, 51 नंबर ऑफ पोस्ट दिए गए हैं, उसमें से जनरल 32, SC 4, ST 2, OBC 10 एंड EWS का 3। EBC के लिए कोई कोटा नहीं है रिजर्वेशन का। प्रयागराज RRB से ये सारे लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 इधर है, ठीक है। कितना है जनरल का, NCR DLW का 1, सॉरी DLW का इधर नहीं है, और SC का 1, और नेक्स्ट है अजमेर का, RRB अजमेर का। ये सारे वैकेंसीज टोटल आप लोग देख सकते हो। ये बेंगलोर का है, ये भोपाल का है, पूरा कितने सारे पोस्ट आप लोग देख सकते हो। भोपाल में 41 पोस्ट है। भुवनेश्वर, टोटल भुवनेश्वर में 8 वैकेंसी है, वो भी सिर्फ हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3 के लिए टोटल 3, ईवर 1, SC 1, OBC 1 एंड नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का जनरल का 1, SC का 2, ST का 1 एंड OBC का 1। तो टोटल कुल मिला के 8 पोस्ट हैं भुवनेश्वर रीजन में। बिलासपुर में टोटल देखो 48 हुए, और फिर नेक्स्ट ये चंडीगढ़ में भी टोटल 48 है। आप लोग देख सकते हो लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 एंड लैब सुपरिटेंडेंट कहाँ पे है, ठीक है। यहीं पे लैब असिस्टेंट है चेन्नई में, हुआ चेन्नई में है, और इसमें टोटल सबसे ज़्यादा 143 वैकेंसीज हैं चेन्नई में, ठीक है। नेक्स्ट है गोरखपुर में भी 83 पोस्ट है, इसमें भी हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3 है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, टोटल 83 पोस्ट है। वैसे ही गुवाहाटी, श्रीनगर, कोलकाता,
कोलकाता में लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 एज वेल एज लैब सुपरिटेंडेंट, ये दोनों पोस्ट कोलकाता में है। ठीक है, कोलकाता में आप लोग देख सकते हो ये लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 का 18 पोस्ट, लैब सुपरिटेंडेंट का 5 पोस्ट है। कोलकाता में बहुत ज़्यादा, कुल मिला के टोटल 229 पोस्ट है। नेक्स्ट है मालदा, मुंबई में भी बहुत ज़्यादा पोस्ट है, 236 पोस्ट। मुजफ्फरपुर टोटल 16 पोस्ट। नेक्स्ट इज पटना में 35। रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी में भी आप लोग देख सकते हो। तो ग्रैंड टोटल मिला के आप लोगों का जितना वैकेंसी था सब कुछ मिला के 1376 वैकेंसीज होल टोटल है। ठीक है, तो ये आप लोगों का आ गया अभी सिलेबस। ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट के लिए अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हो तो क्या क्या सिलेबस है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी वगैरह वगैरह। कार्डियक टेक्नीशियन, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, डाइटिशियन, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, डेंटल हाइजीनिस्ट, डायलिसिस टेक्नीशियन, हेल्थ एंड मलेरिया, इंस्पेक्टर ग्रेड 3, लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट इधर सीरियल नंबर 9 में दिया गया है। सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री, जनरल मेथोडोलॉजी, फिजिक्स, हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोलॉजी टेक्निक, क्लिनिकल पैथोलॉजी, बेसिक हेमेटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, एंटोमोलॉजी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, कोआगुलेशन एंड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, इम्यूनोहेमेटोलॉजी, वायरोलॉजी, माइकोलॉजी एंड एडवांस्ड सेरोलॉजी। मतलब थोड़ा सा मैं सॉफ्ट हूँ कि सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और फिजिक्स क्यों है, आई डोंट नो वाई, बट ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन ये सिलेबस में नहीं था, बट आई डोंट नो, यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एंड नेक्स्ट आप लोगों का लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फंडामेंटल्स ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, हेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग, पूरा डीएमएलटी सिलेबस है। अगर आप लोगों ने डीएमएलटी सिलेबस कंप्लीट कर लिया है देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2। और अगर आप लोगों को मेरे साथ प्रिपरेशन करना है, मेरा जो फर्स्ट बैच है फाउंडेशन बैच सुभ्रास बायोलॉजी में आप लोग ले सकते हो। आपको पूरा सारे सब्जेक्ट वाइज लाइव क्लासेस अभी चल रहे हैं, एमसीक्यू भी चलेगा। ठीक है, अगर आप लोग मेरे साथ पढ़ाई करना चाहते हो बिल्कुल ज्वाइन कर लो सुभ्रास बायोलॉजी। आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, थोड़ा सा जाके एक बार चेकआउट कर लो कि क्या वो सब्जेक्ट्स आपसे रिलेटेड है। और कॉमन फॉर ऑल पोस्ट, क्योंकि 70 मार्क्स जो है वो प्रोफेशनल एबिलिटी में है ना, 70 मार्क्स जो है प्रोफेशनल एबिलिटी में है, और बाकी जो है 10 मार्क्स का जनरल एरिथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, ये इसका सिलेबस है। नंबर सिस्टम, बदमाश रूल, डेसिमल्स, और इंटेलिजेंस में एनालॉजी, अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज, अवेयरनेस में करंट अफेयर्स वगैरह अगर आप लोग देख रहे हो तो देख लो। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस अप टू 10th, वो भी सीबीएसई सिलेबस का, अगर आप लोग देख रहे हो वो बहुत अच्छा बात है। नेक्स्ट इज ये सारे सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जो है वो इधर दिया गया है। अगर आप लोग SC/ST कैंडिडेट के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट है ऐसा, ये वाला प्रिंट आउट निकाल के इसको फिलअप करके साइन करना होगा आप लोगों को। ठीक है, पूरा इसमें दिया गया है। 30 पेज हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, ये जो 10 पेज है ये सिर्फ फॉर्मेट ही दिया गया है। ठीक है, ये पूरा फॉर्मेट ही दिया गया है ओनली, और कुछ ज़्यादा नहीं है। तो हम लोगों ने पूरा विस्तार से समझ लिया पूरा 40 पेज का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का पूरा लंबा चौड़ा 40 पेज का पूरा नोटिफिकेशन। अगर आप लोग एलिजिबल हो तो अप्लाई करो। अगर आप लोग मेरे साथ पढ़ाई करना चाहते हो, मेरे 2 बैचेस हैं, फंडामेंटल जो बैच है फाउंडेशन बैच, एंड दूसरा MCQ बैच जो है माइक्रो लैब बैच, आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। इसमें मैं आप लोगों को बताती हूँ फाउंडेशन बैच में पूरा फंडामेंटल्स, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, वो सारा सब कुछ हम लोग डिस्कशन करते हैं। एंड नेक्स्ट जो माइक्रो लैब बैच है उसमें डिफरेंट स्टेट बोर्ड का MCQ हम लोग डिस्कशन करते हैं। एंड वीकली एग्जाम्स तो होते ही हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरे साथ ज्वाइन करना है, आप लोग प्रीवियस रिकॉर्डेड सेशंस भी आप लोगों को फ्री में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, आप लोग बिल्कुल डाउनलोड करके एक बार चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, तो फिर चलिए
फिर मिलते हैं जब आप लोग अप्लाई कर लोगे, फिर उसके बाद वेबसाइट पे क्या आता है क्या नहीं, प्रिपरेशन कैसे करना है, वो सब कुछ को लेकर फिर से मैं आ जाऊंगी आप लोगों के सामने। फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास।